सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष और यहां पर आपके सामने आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहां पर नीट 26 के अंदर आपका जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको हम लोग यहां पर 20 मिनट्स के अंदर खत्म करने वाले हैं, एकदम हर एक चीज को क्रिस्प तरीके से समझते हुए। ठीक है, तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर ज्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ये जो भी लिखा हुआ है इसकी आपको पहली बात तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगी। तो ये पूरा पोर्शन जो है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके नीट 26 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पोर्शन है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैराडे लॉ से। ठीक है, तो यहां पे जब मैं फैराडे लॉ की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, चैप्टर शुरू होता है फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ के अंदर बोला जाता है कि ईएमएफ जो होता है माइनस का एन डी फाई बाई डी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है। और यहां पर आपके सामने ईएमएफ के अंदर अगर मैं बात करता हूं, ये वापस चला गया इधर। ठीक है, ईएमएफ के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई ईएमएफ तभी जब आपका बनेगा जब आपका यहां पर इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा। बी बदल रहा है, ए बदल रहा है, cos थीटा बदल रहा है। किसी भी चीज के बदलने की वजह से यहां पर अगर आपके सामने फ्लक्स का चेंज आता है तो यहां पर आपका यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इस ईएमएफ की जो आपको डायरेक्शन होती है, फिर इस ईएमएफ का जो इंडक्शन की डायरेक्शन होती है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बोलते हैं, उसको बताने के लिए यहां पर आपके सामने लेंज लॉ आता है। और लेंज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि लेंज लॉ के अंदर यहां पर आप देख सकते हो, पहली बात तो इसको बोला गया बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसके बाद लिखा गया इसके अंदर चेंज, जो आपका लेंज लॉ है वो उसके बाद यहां पर बोला गया है कि चेंज करने वाले को ही अपोज करेगा यहां पर। ठीक है, अब लेंज लॉ के अंदर यहां पर आता क्या है, सिचुएशन क्या होती है कि आपके सामने अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होती है तो फ्लक्स बढ़ रहा होता है। फ्लक्स बढ़ रहा होता है, अगर क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड है तो डॉट की इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उसी तरीके से उसी में क्रॉस में अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो फ्लक्स घट रहा है, और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका इंड्यूस वाली भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इसी तरीके से बढ़ने वाले के लिए डॉट के लिए क्रॉस, घटने वाले के लिए डॉट के लिए डॉट। अब इसके अलग अलग केसेस बनते हैं यहां पर, जैसे ये देखो केस यहां पर, अगर मैं यहां पर कुछ केसेस को दिखाना चाहूं जो तुम्हारे चीजों के अंदर यहां पे पूछा जा सकता है, तो केस कुछ यहां पर इस तरीके से है, देखो ध्यान से इधर। ठीक है, तो केस यहां पर कुछ इस तरीके से है कि मेरे सामने यहां पर पहली बात तो ये मैंने तो तुम्हें समझा दिया। अब यहां पर मैग्नेट का केस आता है। मैग्नेट अगर पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो नॉर्थ की तरह यहां पर कॉइल बिहेव करता है, और नॉर्थ की तरह बिहेव करने से एंटी क्लॉकवाइज करंट जाती है। अगर साउथ आ रहा है तो साउथ की तरह बिहेव करेगा तो क्लॉकवाइज करंट जाएगी, दूर जाएगा तो सीधे अपोजिट बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस बनता है जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन होती है और उसके अंदर यहां पर आप रख देते हैं कॉइल। ठीक है, तो यहां पर जब आप कॉइल उसके अंदर रख देते हैं और कॉइल के अंदर कोई चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बोला कांस्टेंट। अब कॉइल के अंदर रेडियस बढ़ा रहे हो, रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉइल ऐसी करंट या फिर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना चाहेगा जिसकी वजह से यहां पर आपका फ्लक्स घटे। तो आप देखो कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, अंदर है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इसका जो नेट फ्लक्स की डायरेक्शन आनी चाहिए वो बाहर आनी चाहिए, और उसको बाहर लाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसी आएगी, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ लाने के लिए इसके अंदर जो कॉइल आपकी कैसी करंट प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज देखो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अब यहां पर अगली सिचुएशन होती है जब करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू लूप होते हैं। तो इसको मैं सिंपल सा फंडा आपको समझा देता हूं। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट बढ़ रही है तो अड़ोसी पड़ोसी वाले जो भी यहां पर आपके सामने पॉइंट है उनमें करंट की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट आएगी, और जब अपोजिट आएगी तो यहां पर जब इसको आप कंप्लीट करोगे तो देखो ये यहां पर इस डायरेक्शन में बन गया, और इस डायरेक्शन की वजह से कैसा बन गया, ये हो गया अंदर इनसाइड। ठीक है, मतलब कि कैसा पोल बन गया यहां पे, ये बन गया आपका साउथ पोल, और यहां पर ये बन रहा है बाहर, तो क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आपकी करंट घट रही है तो आजू बाजू वाले जो भी पॉइंट है उनको करंट के साथ कर दो तो हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा यहां पर। ठीक है, सिंपल सा फंडा यहां पर है, और यहां पर इस तरीके से यहां पर लेंज लॉ अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देते हो। लेंज लॉ के क्वेश्चन यहां पर पूछे भी जाते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। अब यहां पर जब लेंज लॉ समझ में आ गया तो लेंज लॉ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट आता है वो आता है यहां पर ईएमएफ की कुछ अलग इक्वेशन, मतलब कुछ और इक्वेशन ईएमएफ की। ठीक है, तो ईएमएफ की जो आपने लेंज जो फैराडे लॉ ने ईएमएफ के बारे में बताया वो तो बस इतना ही बताया कि भाई ई जो होता है वो एन डी फाई बाई डी टी होता है। बट यहां पर ई के साथ साथ आपसे यहां पर कुछ और भी चीजें पूछा जा सकता है। जैसे ये सवाल देखो यहाँ पे, वेलोसिटी सर्कल की, अब एक सर्कुलर आपका एरिया है, अंदर जा रहा है फिर बाहर निकल रहा है, तो जब तक ये अंदर जाएगा तभी तक ईएमएफ बनेगा। जैसे ही अंदर घुस जाएगा आपका एरिया कांस्टेंट, आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ईएमएफ नहीं बनेगा। जैसे बाहर आएगा फिर से ईएमएफ बनना
शुरू हो जाएगा यहां पर। और उसके हिसाब से यहां पर देखो सिचुएशन भी मेंशन की गई है कि यहां पर d5/dt चेंज इन आपका फ्लक्स जीरो है, यहां पे नॉन जीरो, यहां पे नॉन जीरो, जहां जहां चेंज इन फ्लक्स पेरियड टाइम आपका नॉन जीरो है वहां वहां ईएमएफ बनेगा, उसके अलावा कहीं भी ईएमएफ नहीं बनेगा जहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यही काम अगर हम स्क्वायर के साथ करें, यहां पर ट्राइंगल के साथ करें यहां पर, या फिर इस तरीके से इलिप्स के साथ करें, तो यहां पर होता क्या है, एक चीज याद रखना कि इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, यहां पर जो आपका ईएमएफ होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि यहां पर जो पोर्शन अंदर जा रहा है उसके रिलेशन जो बन रहा है आपका d5/dt का, वो कांस्टेंट शो कर रहा है, मतलब कि हर पॉइंट पे सेम आ रहा है। पर यही बात अगर मैं करूं इसके साथ, ट्राइंगल के साथ, ओवल के साथ, सर्कल के साथ, तो यहां पे कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इसका ग्राफ बनता है d5/dt का, तो d5/dt जो होता है आपका वो स्लोप होता है फाइव वर्सेस t के ग्राफ का। देखो जैसे फाइव वर्सेस t अगर आपका ऐसा दे रखा है तो इसका जो भी स्लोप होगा वो आपका ईएमएफ के बारे में बताएगा, और उसका नेगेटिव पोर्शन ये भी याद रखना। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका स्लोप का नेगेटिव, क्योंकि माइनस लगा रहता है उसके आगे, तो देखो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव स्लोप अगर है तो इसका जो ईएमएफ का ग्राफ बना है ए टू बी में, देखो मैं जूम कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना, जो इसका ईएमएफ का ग्राफ बना है यहां पे, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ है, ए टू बी में, ए टू बी पॉजिटिव स्लोप, बट ईएमएफ क्या है, नेगेटिव। यहां पे 5/d5/dt कांस्टेंट, स्लोप जीरो, तो यहां पे ईएमएफ जीरो, अब यहां पे स्लोप नेगेटिव पर ईएमएफ क्या हो जाएगा यहां पर, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर कुछ इसके यूजेस है। और यहां पर अगर आगे बढ़ा जाए तो यहां पर देखो कि भाई ईएमएफ के अंदर आपका आई का फॉर्मूला E/R, वही सेम ईएमएफ के अंदर आता है ΔΦ/ΔT। देखो ये चेंज आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं तो यहां पर एक चीज और देखना कि ये जो फाई है इसको हम लोग लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपॉन में T2 माइनस T1। इस पे भी सवाल आता है आपका। ठीक है, दो सिचुएशन दे देगी, आपसे पूछेगा कि एवरेज ईएमएफ, ये एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा यहां पर कुछ इस तरीके से लिखकर। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट, जब हम लोग इसकी कहानी पूरी कर लेते हैं ग्राफ वगैरह की, तो अगली कहानी जो हमारी सबसे खतरनाक होती है ईएमआई के अंदर, वो आपकी होती है यहां पर मोशनल ईएमएफ की। ठीक है, अगर मैं मोशनल ईएमएफ देखूं तो इसको देख के बेचारा बच्चा इमोशनल हो जाता है, सर समझ नहीं आता, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले बना दिए हैं। तो सिचुएशन समझो यहां पे, एक यहां पर क्या है, रॉड है, आपको सिचुएशन पता भी है, चीजें यहां पर रिवीजन की कॉल है। यहां पर रॉड पूरे स्ट्रक्चर को यहां पर मूव कराया जा रहा है, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर क्या है, ये देखो यहां पे ध्यान से कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ध्यान से देखो जहां मैं जूम कर रहा हूं, इसके अंदर डॉट डॉट जो रिप्रेजेंट कर रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये v वेलोसिटी से रॉड आगे जा रहा है। और L लेंथ की यहां पर क्या है, रॉड है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब ये v वेलोसिटी से आगे जाता जाएगा वैसे वैसे एरिया बदलता जाएगा, एरिया बदलेगा तो ईएमएफ बदलेगा, मतलब ईएमएफ मतलब बनेगा यहां पे, क्योंकि एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहां पर फ्लक्स का चेंज टाइम के साथ अगर आ रहा है तो ईएमएफ जनरेट करके जाएगा, और ईएमएफ देखा जाएगा कितना, BLV, ये याद रखना है हमें। ठीक है, ये जो हमारे सामने फॉर्मूला है BLV, ये हमें याद रखना है। और यहां पे I जो होता है वो आपका हो जाता है BLV/R, क्योंकि इसके अंदर ही आपका यहां पे करंट बनेगा, और यहीं पे आपके सामने यहां पर I भी जनरेट होगा। अब यहां पर एक और चीज समझना कि भाई इसको चलाने के लिए कांस्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जब इसमें करंट आएगा तो फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, क्योंकि करंट कटिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होती है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो कितना फोर्स इसको चाहिए उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए, ताकि ये v वेलोसिटी से मूव करता रहे, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो वो फोर्स जो होता है उसको लिखा जाता है बिल साइन थीटा से, जहां पे साइन थीटा 90 बन जाता है, और यहां पे आपके सामने बिल में जो आपका आई होता है उस वैल्यू को उठाकर जब आप पुट करते हैं तो वहां सामने फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। इसी के हिसाब से पावर का फॉर्मूला बन जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है यहां पे P इज इक्वल टू IV, V पता है, I पता है, वैल्यू पुट करोगे पावर का फॉर्मूला भी यहां पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहां पे अगली चीज यहां पर जो हमारे सामने निकल कर आती है, इसी के अलग अलग सिचुएशन है। जैसे देखो पहली सिचुएशन क्या है इसकी, तो ये हमारा बेसिक सिचुएशन था। अब पहली सिचुएशन यहां पर ये है कि एक रॉड को ही मूव करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है, तो इसको करने के लिए देखो यहां पर ये फॉर्मूला दोनों सेम है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में बता रहा है कि भैया V क्रॉस B डॉट L कर दो। V क्रॉस B डॉट L क्यों कर रहा है यहां पर, क्योंकि आपको बता दो कि हर जाती हुई, हर घूमती हुई रॉड, या फिर घूमती नहीं, हर चलने वाली रॉड के अंदर इमेज जनरेट नहीं होता। अगर यहां पर आपके सामने रॉड चल रही है और यहां पर आपके सामने रॉड की जो आपका लेंथ वेक्टर है वो भी यहां पर अगर मैं बोलूं कि इस रॉड का लेंथ वेक्टर और आपका वेलोसिटी वेक्टर अगर पैरेलल हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर कोई इमेज जनरेट नहीं होगा। मतलब ये है कि ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि V वेक्टर, B वेक्टर, L वेक्टर में कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो इसके अंदर इमेज जनरेट नहीं होना, मतलब तीनों वेक्टर का अलग अलग होना
जरूरी है। इसी वजह से ये फॉर्मूला यहां पे लिखा है। देखो इसमें लिखा भी, इसमें से कोई भी साथ में है तो ई आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे इस सिचुएशन का यूज करके एक और सिचुएशन बनती है इसके अंदर, ठीक है। जो सिचुएशन यहां पर होती है कि करंट कैरिंग वायर है, उसके आगे एक रॉड है और वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर उसके अंदर भी फॉर्मूला BLV लगता है। पर यहां पर क्योंकि आपको पता उस इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछे कितना आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बनेगी कितना, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर, जो कि आपने पढ़ रखा है क्योंकि इनफिनाइट वायर की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहां पर ये आपके सामने बाकी एल और बी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब यही काम जब हम यहां पर कुछ इस कंडीशन पे ऐसे करेंगे कि यहां पर देखो वायर जो है वो तो ऐसे ही है, पर जो आपका लेंथ जो मूव कर रहा है वो इस तरीके से आ चुका है। तो आप एक चीज समझना कि इस वायर की वजह से हर एक पॉइंट पर, अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूं यहां पर, तो देखो कंडीशन समझो यहां पे कि इस वायर की वजह से, देखो ध्यान से, इस जो वायर जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से हर एक पॉइंट पे जो बनने वाला आपकी मैग्नेटिक या फिर कैसे बनने वाली जो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड वो अलग अलग है, और यहां पे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा इसके अंदर ईएमएफ निकालने के लिए। तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट IV अपॉन में 2 पाई, और यहां पे ln L प्लस R अपॉन में R। ठीक है, L का मतलब है लेंथ, R का मतलब कितने डिस्टेंस पे है। आपने ये फॉर्मूला पोटेंशियल के अंदर ही पढ़ा है, आपने फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो इस तरीके से यहां पर ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब यही सेम केस ध्यान से देखना यहां पे फिर से, अब यही सेम केस आपका अगर मैं यहां पर लेकर आऊं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लेकर आऊं, तो ये देखो यहां पे फिर से करंट कैरिंग वायर पर स्क्वायर शेप का एक आपका वो है जो मूव कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर आपका ईएमएफ जनरेट होगा, यहां पे पर इस पे जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, वो यहां पर आपके सामने कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब देखो ये 0 मैंने क्यों लिखा, ध्यान सुनना। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि भाई ये BC रॉड है, ये AD रॉड है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्क्वायर की साइड है, सबके लेंथ सेम है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये जो रॉड है इस पे बराबर का ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने आपको समझाया कि रॉड अगर लेटी हुई है तो उस पे जो आपके सामने यहां पर जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है वो इतना जनरेट हो रहा है, तो ऊपर वाले के लिए नीचे वाले के लिए वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और पोलैरिटी भी सेम ही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन एक ही है सबके लिए। तो इन दोनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा, कट के कैंसिल 0। अब इन दोनों की बारी है, अब इन दोनों विंग्स को या फिर इन दोनों साइड को अगर देखा जाए तो इन दोनों में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट के लिए अलग है, यहां पे मैग्नेटिक हर एक पॉइंट के लिए इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अलग है। मतलब कि ये वाला रॉड इस वाली लेंथ की तरह बिहेव कर रहा है, और एक और रॉड है जो थोड़ी और दूरी पर है, इस लेंथ की तरह बिहेव कर रहा है, तो दोनों पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ईनेट जो होगा, जो मैंने थोड़ी लाइन यहां पे गड़बड़ खींच रखी, इसको हटाते हैं पहले, ईनेट जो होगा वो आपका निकल कर कहां से आएगा, ईनेट आपका निकल कर आएगा इस वाले फॉर्मूले से, जो कि है म्यू नॉट ILV अपॉन में 2 पाई R, जिसके अंदर आप यहां पे एक बार वैल्यू पुट करोगे, ये डिस्टेंस आपको गिवन होगी, जो आपके लेंथ होगा, ये L है, तो ये भी क्या हो जाएगा L, एक बार वैल्यू पुट करोगे L और एक बार वैल्यू पुट करोगे 2L, तो आपको पता हो जाएगा कि यहां पर किसमें ईएमएफ ज्यादा, उसको यहां पे घटाओगे तो आपके सामने यहां पर आंसर ये दे देगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक और चीज समझो यहां पे, एक और चीज यहां पर ये है, ठीक है, एक और चीज यहां पर ये कंडीशन और यहां पर है कि भाई अगर यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मेरे सामने एक आपका एक सर्कुलर आर्क है यहां पे, ठीक है, तो सर्कुलर आर्क अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये जो आपके सामने सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस अगर R है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को जोड़ने वाली लेंथ को हम लोग यहां पर रखेंगे किसके अंदर, ईएमएफ के अंदर, और ईएमएफ इसका आएगा B इंटू 2R इंटू V के बराबर। तो ये भी याद रखना, आर्क वगैरह के भी क्वेश्चन यहां पर आते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहां पे। तो ये हमारा था मोशनल ईएमएफ का पार्ट, जो फटाफट, जो काफी लेंथी पार्ट भी है, जो आपके यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर डाउनलोड करके वापस से रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं यहां पे ईएमएफ की फिर से। अब ईएमएफ रोटेटिंग रॉड की बात करते हैं। ठीक है, जब भी रॉड रोटेट करती है तो उसके बीच में जो आपके एंड पॉइंट होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे BB माइनस BA, उसका पोटेंशियल होता है V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसकी डेरिवेशन पर आपको याद रखना है। अब इसका यूज कैसे करना है, ये जो L होता है वो जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है उसके बीच की लेंथ होती है। ठीक है, अब यही काम अगर मैं 20 से इसको हिंज कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो देखो यहां पर सब के सब ओमेगा से ही घूम रहे होंगे। ठीक है, हर पॉइंट का यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा होगी।
तो यहां पे करोगे क्या, इसके बीच की लेंथ ये 3 है, इसके बीच की लेंथ को रखने का जहां पे L स्क्वायर है और अपॉन में 2 कर देने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो BA और BC के बीच में यहां पे निकाला B ओमेगा, लेंथ कितना L/4, तो मैंने यहां पे L/4 रखा, इसका स्क्वायर करके हाफ कर दिया, यहां पे आ गया। तो सिंपल सी बात है, रोटेटिंग रॉड के अंदर काम करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई रॉड की लेंथ L है तो B ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब यही सेम काम आपका रोटेटिंग डिस्क के अंदर होगा, तो डिस्क के अंदर जब होगा तो डिस्क को भी बिहेव करना है किसकी तरह, रॉड की तरह, जो हमने यहां पे रोटेटिंग रॉड की केस लिया था। ठीक है, बस यहां पे इसका रेडियस लेना है, ये डिस्क है आपकी, इसका रेडियस लेना है, तो इसके फॉर्मूला क्या बन जाएगा ईएमएफ का, B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। दिख नहीं रहा है तो एक बार जूम करता हूं, यहां पे B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब ये रोटेटिंग रॉड वाला केस खत्म होता है, इसके क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं। अगला जो केस आपका स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, पहली बात तो देखो यहां पर ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जहां वेरी करेगी वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, दूसरी बात, कोई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती, पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपकी यहां पर फॉर्म करती है क्लोज लूप। ठीक है, तीसरी चीज नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है यहां पे। ठीक है, चौथी चीज इसका जो डायरेक्शन डिसाइड होता है वो भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ये लिख रखा है मैंने यहां पे। ठीक है, इसको मैं उठा के ऊपर करता हूं, इसकी जो डायरेक्शन डिसाइड होती है, अरे छोड़ो, ठीक है, वो आपके लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग यहां पर यूज करते हैं, जैसे इसकी इक्वेशन जो आई है E डॉट डी इज इक्वल टू A dB by dt, तो ये जो इक्वेशन आपकी आई है वो E के फॉर्मूले से आई है, क्योंकि E का फॉर्मूला जो होता है, E मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू लिखा जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएल। ये आपको थोड़ा सा ये गड़बड़ दिख रहा होगा, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगा रखा है। तो यहां पर ये दो कंडीशन बनती है, इसको आपको तैयार करके रखना है। इसका ग्राफ पूछता है, इस तरीके का ग्राफ ग्रेविटेशन में भी है, इस तरीके का ग्राफ पोटेंशियल में भी है, इस तरीके का ग्राफ आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी, उस तरीके का ग्राफ आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। तो ये ग्राफ आपको देख के रखना है। ठीक है, दूसरी चीज एसी जनरेटर के अंदर ये फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जो आपको यहां पर वेरी करवा के पूछता है कि भाई साहब ओमेगा टी यहां, ओमेगा टी ऐसा, थीटा ऐसा, तो मुझे बताओ फलाना ढिमकाना क्या क्या होगा, तो ये भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, अगली चीज देखो यहां पे, अगली चीज जो आपके सामने है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस। ठीक है, अब इंडक्टेंस के अंदर दो चीजें होती है, सेल्फ और म्यूचुअल। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, सेल्फ के अंदर जो इक्वेशन हम लोग निकालते हैं n फाई इक्वल टू li रखते हैं, तो उस पे हम लोग n फाई की जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे E की वैल्यू आती है L di by dt, यहां भी माइनस लगा होता है। ठीक है, और ये भी माइनस लेंज लॉ वाला ही होता है। ठीक है, यहां भी माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, L जो होता है इंडक्टेंस बोलते हैं, इसकी यूनिट हेनरी होती है यहाँ पे, जो डिवाइस इसको इंडक्टर बोलते हैं यहाँ पे, और इसका स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर ये जानना जरूरी है कि जब ये करंट आपका इधर जा रहा होता है, ठीक है, तो यहां पर अगर करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा अपोजिट में फ्लो करेगा, और यही करंट अगर घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी के साथ हो जाएगी। देखो यहां पर ये करंट जा रहा है, घट रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है इंड्यूस के साथ में इसकी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी जैसे हाफ CV स्क्वायर आप पढ़ते हो किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, वैसे हाफ LI स्क्वायर होती है। एनर्जी डेंसिटी भी इसके अंदर पूछा जाता है, यहां पर ये आपका EMW में काफी पूछा जाता है इसके सवाल, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है, क्योंकि आपको पता है U by V, उसको करके B स्क्वायर अपन में 2 म्यू नॉट होती है। ठीक है, तीसरी चीज, जब हम इसको सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं, अब यहां पर हमने M को 0 मान रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ नहीं है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे L इक्विवेलेंट जो होता है आपका L1 प्लस L2 फॉर द सीरीज, और L1 into L2 पर में जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ चुकी है तो म्यूचुअल इंडक्शन पे आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का एक्चुअल सवाल आपका बनता है सर्कल से और यहां पर इससे। ठीक है, आपको ये सवाल मिक्स करके भी ऐसे दे सकता है कि भाई बीच में मेरा स्क्वायर है, या फिर ऐसा दे सकता है कि भाई सर्कल बाहर है, सर्कल अंदर है और ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे सवाल दे सकता है। अब यहां पर इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको मैं जूम करता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। ये पॉइंट यहां पे बोल रहे हैं कि भाई आपका MNL डू नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ में वोल्टेज करंट में डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, केवल उस किस पे डिपेंड करेगा, शेप साइज और म्यू नॉट की वैल्यू पे, कि कौन से मटेरियल है वगैरह उसकी। इसके अंदर आप यहां पर आयरन बार वगैरह इंसर्ट करा देते हो तो उसका यहां पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है, कपलिंग फैक्टर। ठीक है, अब कपलिंग फैक्टर का मतलब क्या है, ये कभी कभी आपको सताने के लिए आ सकता है, कपलिंग फैक्टर आपको गिवन हो सकता है। कपलिंग फैक्टर जो है यहां पर वो है आपके सामने ये। ठीक है, ये है आपका कपलिंग फैक्टर, M इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 और L2। क्योंकि अगर आपने यहां पर जैसे मैंने बोला ना सीरीज पहला कॉम्बिनेशन लगाओ, अगर M आपका नॉन जीरो है तो यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहां पर भी समझना पड़ेगा कि मेरे सामने अगर दो आपके हैं, यहां पर L1 है, ये L2 है, तो यहां पे M12 होगा, M21 होगा, पर M12 M21 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने शायद कहीं लिख भी रखा है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर है,
तो यहां पर ये 2m के बराबर हो जाएगा। 2m की में m की वैल्यू जो होगी k अंडर रूट टाइम्स ऑफ L1 L2 याद रखनी है, और यहां पे कुछ k की वैल्यू पूछ भी सकता है आपसे, निकलवा भी सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने दो चीजें बचती है, LR सर्किट, RC सर्किट। बहुत बेसिक सी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए LR RC के अंदर, कि भैया LR के अंदर क्या होता है, टाइम जब जीरो होता है तो ओपन सर्किट का भी करता है, करंट फ्लो नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। जैसे टाइम इनफिनाइट, जिसको हम लोग कौन सी स्टेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के अंदर आपका कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, प्लेन वायर की तरह। इसका ठीक उल्टा आरसी के अंदर होता है। आरसी टाइम t = 0 के अंदर कंडक्टर का बिहेव करता है, और इन्फिनिटी के अंदर ओपन सर्किट का बिहेव करता है। मतलब कि जब आपका यहां पे इन्फिनिट टाइम हो जाएगा तो आपका जहां भी कैपेसिटर लगा रहेगा वहां से कोई करंट पास नहीं होगी, ओपन वायर, क्रॉस वायर, ठीक है, खत्म। अब उसकी तरह इक्वेशन देख लो, दोनों की इक्वेशन सेम है, t/τ I = I0, Q = Q0 t/τ, ठीक है। अब यहां का जो I0 है ना, वो I0 जो आपका आता है E/R से आता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे R लगा होता है, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने Q0 जो आपका CV के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने टाउ जो होता है L/R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, और यहां का टाउ किसके बराबर होता है, RC के बराबर होता है। दोनों का ग्राफ सेम बनता है, दोनों का बिहेवियर अपोजिट। आपको जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है वो ये याद रखनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपसे सवाल पूछता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैंने पूरा का पूरा यहां पर टिटिम्बा जो भी बनाया हुआ है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आराम से यहां पर वो सारी चीजें आपको मैंने यहां पे दिखा दी है जो आपके नीट 26 सिलेबस के अंदर यहां पर है, जो आपको प्रिपेयर करके रखना है, जो आपको दिमाग में रखना है EMI चैप्टर के अंदर। क्लियर है बात यहां पर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मास्टर क्लास के, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अगले चैप्टर जो भी चैप्टर उसको रिवाइज करेंगे, और जो भी चैप्टर अगर आपको चाहिए कमेंट में लिख दो, मैं उसके लिए भी यहां पर इस तरीके की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए